नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा आज का ये वीडियो एक छोटी सी कहानी है जो भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो 26 तारीख को किडनी का ट्रांसप्लांट होने वाला था वह किसी कारण से अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। तो इसका क्या कारण रहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या पता ये किस्मत भाग्य का जो इससे भी कोई कनेक्शन हो। तो ये जो प्रोसेस चल रहा था, 1 साल से प्रोसेस चल रहा था, आखिर 26 तारीख को जो मेरे को फाइनल डेट मिली थी, तो उससे 1 महीने पहले से प्रोसेस शुरू, जो फाइनल प्रोसेस शुरू होता है वो शुरू हो गया था। और मुझे कॉलम चढ़ा दिए गए थे और मेरी एंटीबॉडीज़ भी चेंज हो गई थी। और मेरे को दवाइयों के द्वारा जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन कर दिया गया था। तो मैं जब एडमिट हो गया था तो शाम को जो फाइनल टेस्ट किए गए उसमें मेरा हीमोग्लोबिन कुछ डाउन हो चुका था, जो कि 5 पॉइंट हो गया था। और जो ये काफ़ी ज़्यादा कम है ऑपरेशन के हिसाब से कम 12 पॉइंट तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए था, डॉक्टर ऐसा कह रहे थे। लेकिन ये कोई ज़्यादा इशू नहीं था। डॉक्टर का कहना था कि हम हीमोग्लोबिन आपको ब्लड चढ़ा देंगे तो इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। फिर शाम को ही मेरी वाइफ का जो जो पेपर वर्क थे, डॉक्टर उनकी टीम ने उनको दोबारा से रीचेक किया कि अगर कुछ कमी है तो अभी पूरी करी जाए। तो अचानक जब उनका शाम को अल्ट्रासाउंड किया गया तो उनके यूट्रस में एक फाइबर की गांठ उनको दिखाई दी, जो पहले भी थी लेकिन वो काफ़ी छोटी थी और 3 सेंटीमीटर की थी। लेकिन ये प्रोसेस करते करते 1 साल हो चुका था तो वो गांठ अब 11 सेंटीमीटर की हो गई थी। अब डॉक्टर के पास सामने ये समस्या आ गई कि अब ये इतनी बड़ी गांठ है, अगर हम अभी किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर बाद में हमें इसको निकालने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई और डिसाइड किया कि अब क्या करा जाए। तो पहले ये डिसाइड हुआ कि किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ महीनों के बाद इसको निकाल दिया जाएगा, यूट्रस को निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर गायनों के कुछ डॉक्टर्स की एक गायनों के डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको बाद में निकालेंगे तो इसकी एक किडनी रह जाएगी, डोनर की एक किडनी रह जाएगी, और उसमें इसकी किडनी को भी रिस्क हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन, ये भी बड़ा ऑपरेशन है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि एक साथ ऑपरेट कर लेते हैं, एक ही टेबल पर पहले किडनी लगाएंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद यूट्रस भी निकाल देंगे। लेकिन उसमें समस्या ये आ रही थी कि उसकी बॉडी में 2 कट लग रहे थे, क्योंकि किडनी अलग जगह पे होती है और यूट्रस अलग जगह पे होता है। इस वजह से कि दोनों मेजर ऑपरेशन हैं और किडनी में भी काफ़ी समय लग जाता है, 6-7 घंटे का समय लग जाता है और 2-2.5 घंटे का समय यूट्रस निकालने में भी लगेगा। तो इतनी देर तक मरीज़ को एनेस्थीसिया देना उनको सही नहीं लगा और इसमें रिस्क भी काफ़ी है। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि पहले यूट्रस का ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाएगा और फिर जब पेशेंट सही से बिल्कुल सही हो जाएगा, डोनर, तो 3-4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब वो रिकवरी कर लेगा तो फिर हम किडनी का ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो फाइनल डिसीजन यही हुआ। तो अभी 1 नवंबर को मेरी वाइफ का यूट्रस निकाल के ऑपरेशन कर दिया गया। अभी ठीक है कंडीशन, अभी वो एडमिट है और काफ़ी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। अंदर केयर टेकर वो काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना हमें वहाँ पर रुकने दिया जाता है। और अभी मुझे 3-4 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, क्योंकि मुझे एक हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था तो कुछ ब्लड भी चढ़ाना उचित नहीं था, क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन किया गया था। अगर उसमें नया कोई ब्लड चढ़ाया जाता तो हो सकता है कि कोई बीमारी मुझे पकड़ ले, तो इसलिए। लेकिन अभी मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया, तो अभी 6 यूनिट ब्लड हो गया था। तो उसके बाद मुझे 4-5 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके बाद फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया ताकि मैं अपने घर पे आराम से रह सकूँ और अपना घर पर ही डायलिसिस कर सकूँ।
तो अभी वाइफ की जो तबीयत है वो ठीक है। अब 3-4 दिन में वो शायद डिस्चार्ज हो जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा भाग्य का लिखा हुआ है वो हमारे साथ कैसे चलता है। तो एक समय की बात है, किसी गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे। एक बार उनका मन हुआ कि वो अपने किसी बचपन के मित्र से मिलने का उनका बहुत मन हुआ। तो वो उनका बचपन से जो उनका बचपन का मित्र था उनसे मिलने जाने लगे। उनका बचपन का मित्र काफ़ी दूर रहता था उनके गांव से, बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। और वो मित्र तो जब जो मित्र था वो गूंगा भी था और एक पाँव से लंगड़ा भी था। पंडित जी सुबह एक दिन निकल गए उससे मिलने के लिए। तो वो रास्ते में चल रहे थे तो अचानक कुछ समय बाद उनको एक व्यक्ति मिला जो उनके साथ साथ चलने लगा। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो सफ़र कट जाएगा साथ में, कोई तो है, अकेले से अच्छे होने से अच्छा है तो कोई साथ में चल रहा है। तो पंडित जी ने चलते चलते उनसे उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। तो उसने बोला कि मेरा नाम महाकाल है। तो पंडित जी को थोड़ा सा अजीब सा तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। नाम क्या है, नाम के विषय में क्या पूछना। अब बातें करते करते दोनों चलने लगे। कुछ समय जाके एक गांव पड़ता है, कुछ समय अगर वो लोग आगे बढ़े तो फिर एक गांव पड़ा रास्ते में। तो महाकाल बोला कि पंडित जी आप चलिए और मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं आपसे थोड़ी देर आगे मिलता हूँ। तो पंडित जी चले गए और महाकाल गांव में चला गया। तो थोड़ी देर में खबर आई कि उस गांव में किसी को भैंस ने मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई है। और जैसे ही पंडित जी को ये खबर मिली तो थोड़ी देर बाद महाकाल उनके पास आ गया और साथ साथ चलने लगा। तो चलते चलते अब शाम हो चुकी थी और गांव के अंतिम गांव ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ पर एक मंदिर था जहाँ रहने की व्यवस्था थी, शाम का वक्त था। तो पंडित जी ने महाकाल से कहा कि अब शाम हो चुकी है, आगे का सफ़र कल तय करेंगे और आज हम इस मंदिर में रुक जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी है और आज यहीं ठहर जाते हैं। तो महाकाल ने कहा ठीक है पंडित जी, आप ऐसा करो, खाना ना खा के आराम करो और मैं अभी इस गांव में मुझे कुछ काम है, कुछ किसी को कुछ सामान देना है, मैं आता हूँ, मैं खा लूँगा बाद में, आप रेस्ट करिए तब तक। तो महाकाल गांव में चला गया। तो कुछ समय बाद पंडित जी देखते कि गांव से धुआं उठ रहा है और खबर मिली कि गांव में आग लग गई है और काफ़ी लोग उसमें जल के मर गए हैं। तो जब पंडित जी के पास ये खबर पहुंची तो थोड़ी देर बाद महाकाल आए और पंडित जी के संग खाना पीना खा के वो आराम से सो गए। तो पंडित जी को कुछ अजीब सा तो लगा कि अब ये व्यक्ति ये जहाँ भी जा रहा है कुछ न कुछ नुकसान हो जा रहा है, लेकिन पंडित जी ने रात में उससे पूछना उचित नहीं समझा। तो दोनों सुबह उठे और फिर अगले गांव के लिए निकल पड़े। तो चलते चलते कुछ समय बाद फिर एक गांव पड़ा। तब पंडित जी ने महाकाल ने कहा कि पंडित जी आप चलिए, मुझे इस गांव में फिर एक संदेशा देना है, कुछ काम है, मैं अभी आपसे आगे मिलता हूँ, आप चलिए। तो पंडित जी ने इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े। पंडित जी ने रुक के देखा कि अगर ये पंडित महाकाल जाता कहाँ है। तो महाकाल को देखने लगे। महाकाल जैसे गांव में घुसा तो थोड़ी देर में पंडित जी को खबर मिली कि किसी को सांप ने काट दिया है। अब पंडित जी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर में महाकाल आ गया, अब फिर साथ साथ चलने लगा। तो पंडित जी ने पूछ ही लिया, पंडित से रहा नहीं गया, पंडित जी ने पूछ ही लिया कि महाकाल आप जिस गांव में भी जाते हो कुछ न कुछ हानि जरूर होती है, ऐसा क्या है। तब महाकाल ने कहा पंडित जी आप तो ज्ञानी हो, आपको तो पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। पंडित जी को शक तो था, लेकिन पंडित जी ने कहा कि मुझे शक है, लेकिन आप अपना परिचय खुद दे तो मुझे खुशी होगी। तब महाकाल ने कहा कि मैं यमदूत हूँ और मैं यमराज के आदेश से उन व्यक्ति की प्राण ले जाता हूँ जिनकी आयु पूरी हो जाती है। तो पंडित जी थोड़ा सा घबराए, लेकिन अब क्या कर सकते थे। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा तुम अगर वाकई में यमदूत हो तो बताओ कि अब अगली मृत्यु किसकी होने वाली है।
तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु आपके मित्र की है जिससे आप मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी आप ही बनोगे। तब महाकाल सोचने लगा, अगर ये सच में यमदूत है और तो इसकी बात अगर सच सच निकली तो मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। तो इसे सोचने लगे तो महाकाल ने कहा कि पंडित जी, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और आप अगर मिलने नहीं जाओगे तब भी उसकी मृत्यु तो होनी होनी है। तो फिर भी अब जब महाकाल ने ऐसा बोला तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये तो सच में है, ये मन की बात इसने मेरी कैसे पढ़ ली, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति तो हमारे मन की बात नहीं जान सकता। तो पंडित जी बोले, फिर भी मैं अपने दोस्त की मृत्यु के कारण नहीं बनूंगा। और वो लौटने लगे। तो जैसे ही वो मुड़े तो उनको कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया अपनी तरफ। तो वो उनका मित्र था। वो काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा था, और उसको देखकर ऐसा लगा कि वो काफ़ी समय से उनका पीछा कर रहा है। तब महाकाल ने कहा कि तो जैसे ही वो व्यक्ति उनके पास आया तो उनका दोस्त था, और आते ही जैसे ही उनके पास पहुंचा उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। तब पंडित जी महाकाल की तरफ देखने लगे, जैसे पूछ रहे हैं कि ये आखिर क्या हुआ। तब महाकाल ने कहा कि ये पिछले गांव से ही आपका पीछा कर रहा था, लेकिन ये लंगड़ा होने की वजह से और गूंगा होने की वजह से ना आपके बराबर चल सकता था और ना आपको आवाज़ दे सकता था। और इसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और अपनी सीमा को लांघते हुए अब ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा था, इसलिए इसको अटैक आ गया है। और ये आपसे ही मिलने आ रहा था, इसलिए इसकी मृत्यु के कारण आप ही हो। अब पंडित जी तो थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर भी पंडित जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अगर आप मेरे दोस्त की मृत्यु का कारण अगर अब मेरे दोस्त की मृत्यु होनी ही थी तो आप शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे। तो महाकाल बोला, तो मैं तो हर किसी के साथ चलता हूँ, लेकिन लोग अपनी समस्याओं से इतने घिरे रहते हैं और दूसरे व्यक्ति की समस्याओं घटनाओं के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है और कुछ सोच नहीं पाते हैं उसके बारे में, और इसलिए मुझे देख नहीं पाते हैं। तो पंडित जी को इच्छा हुई कि अपनी मृत्यु के बारे में जानकारी ले लें। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा चलो ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो महाकाल ने कहा कि किसी भी इंसान के लिए या व्यक्ति जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानकारी लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे वो दुखी ही होगा। लेकिन तुम ज्ञानी लगते हो मुझे, और आपने अपने दोस्त की मृत्यु के दुख को भी सहन कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक आज से 6 महीने बाद आपकी मृत्यु होगी, और फांसी लगने से होगी, और किसी दूसरे राज्य में आपकी फांसी लगेगी, दूसरे राज्य में आपको फांसी लगेगी। ये कहकर महाकाल चला गया। अब पंडित जी को थोड़ी सी चिंता तो हुई, घबरा गए थे, लेकिन अब क्या कर सकते थे। और ये सोचते सोचते वो घर की तरफ चले। तब उनकी ख्याति राजा तक थी। उन्होंने राजा से उन्होंने कहा कि हमारे राजा के पास जाता हूँ, उनके पास बहुत सारे पंडित हैं, विद्वान हैं, मेरी मृत्यु का कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे बचने का। तो दूसरे दिन पंडित जी राजमहल में पहुँच गए। उन्होंने राजा को सारी कहानी घटना सुना दी। तो वहाँ काफ़ी दरबारियों से डिस्कस करके ये निर्णय निकला। दरबारियों ने राजा से कहा कि महाराज, इसकी मृत्यु, अगर ये सच बोल रहा है, इसकी मृत्यु तो 6 महीने बाद होगी, अभी तो है नहीं, और किसी दूसरे राज्य में जाकर ही होगी। अगर इसको दूसरे राज्य में न जाने दिया जाए तो इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो राजा को लगा कि हाँ, दरबारी सही कह रहे। तो राजा ने उस पंडित के रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था कर दी, और उसके किसी को उसको मिलने नहीं दिया, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था बिना राजा की परमिशन के। और लेकिन पंडित जी को जाने की छूट थी कि ताकि पंडित को ऐसा न लगे कि वो किसी कैद में है। लेकिन पंडित जी डर के मारे कहीं जाते नहीं थे। और धीरे धीरे समय बीतता गया, और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी। और पंडित जी बड़े चिंतित थे, घबराए हुए थे, और वो जल्दी सोने चले गए। उन्होंने कहा कि जल्दी से सो जाता हूँ आज, ताकि जल्दी से रात कट जाए और मेरी मृत्यु टल जाए। लेकिन जैसे ही वो सोए तो पंडित जी को नींद में चलने की आदत थी,
और लेकिन वो उसके बारे में पंडित जी को खुद को भी जानकारी नहीं थी, तो वो किसी को कैसे बताते। तब वो नींद में उठे और सीधे राजा के अस्तबल में गए जहाँ उनके घोड़े बंधे रहते हैं। तो उन्होंने एक घोड़े में बैठ के और रात को ही किसी दूसरे राज्य में चले गए। दूसरे राज्य में जाके और वो राजमहल में पहुंच गए और राजा के शयन कक्ष में जाके राजा के साथ सो गए, जहाँ राजा की रानी भी सोई थी। तो जब सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि ये कौन व्यक्ति हमारे साथ सोया हुआ है। तो उसने राजा ने गिरफ्तार करवा दिया और उसको दरबार में पेश करने को कहा। तो जैसे ही राजा ने दरबार लगाया और पंडित जी को पेश किया गया, तो राजा बड़े क्रोधित हुए। राजा ने उसको सीधे फांसी का आदेश दे दिया। तब पंडित जी ने कहा कि महाराज, मुझे पता था कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और आज ये दिन मेरी मृत्यु का निश्चित था और आज सच होने वाली है। तो राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपको कैसे पता कि आज आपकी मृत्यु होने वाली है। तब उसने बता दिया कि मैं आपके पड़ोस के राज्य का पंडित हूँ और महाकाल ने ऐसी भविष्यवाणी करी थी और मैं 6 महीने से राजा के पास रह रहा था और यहाँ मैं कैसे आया मुझे आज कुछ पता नहीं। तो राजा ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति सही बोल रहा है तो इसकी आज मृत्यु निश्चित है, लेकिन तो मैं इसकी मृत्यु का कारण क्यों बनूं। तो उसने अपने सैनिक भेजे पड़ोसी राज्य में कि पता करके आओ कि ये पंडित जी सच बोल रहे हैं या नहीं। तो पंडित जी जब सैनिक वहाँ पहुँचे तो शाम तक लौट भी आए। तो राजा को समाचार दिया कि पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो 6 महीने से वहाँ पर रह रहे थे और आज कल शाम को महाराज इनसे मिले थे, उसके बाद से ये कैसे यहाँ है किसी को पता नहीं है। तो महाराज ने कहा है कि इसको फांसी देना उचित नहीं होगा। तब राजा ने कहा कि यार, मैं इसकी मृत्यु कारण नहीं बनूंगा। अगर ये सच में अगर इसकी मृत्यु आज होनी होगी तो हो जाएगी, अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो मैं इसको फांसी दे दूंगा। लेकिन बात तो सत्य निकली। तब उन्होंने दरबारियों से कहा कि अब क्या किया जाए। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, ऐसा करते हैं, अगर अब इसको फांसी नहीं देंगे तो राजा के जो आदेश का अपमान होगा, अगर फांसी देते हैं तो बेवजह इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दरबारियों से जब आखिर डिस्कस किया गया तो एक निष्कर्ष निकला कि महाराज, इसको ऐसा करते हैं कि इसको एक पतले सूत के धागे से फांसी दे दी जाए, जिससे इसकी मृत्यु तो नहीं होगी और आपके आदेश का मान भी रख दिया जाएगा। तो राजा ने ऐसा ही आदेश दे दिया कि एक पतले सूत के धागे से इसको फांसी दे दी जाए। तो पंडित जी भी खुश हो गए। उन्होंने कहा यार हाँ, सूत के धागे से मेरी मृत्यु तो नहीं हो सकती है। तो उन्होंने खुशी खुशी फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया और जैसे ही वो फांसी पर लटके, धागा तो टूट गया। अब पंडित जमीन पे गिर पड़े, लेकिन तब तक धागा अपना काम कर चुका था। वो पतले से धागे से उनके गले की नस कट गई और खून बहने लगा। तो इससे पहले कोई दरबारी वैद्य समझ पाते, बहुत सारा खून निकल गया था और पंडित जी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार नियति ने अपना काम कर दिया। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो पहले से तय हैं और हम कितना भी प्रयास कर लें और हम उसे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें ईश्वर ने भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम जो अपना वर्तमान है उसे अच्छी तरह से जी सकें। तो इसलिए अगर पंडित भी, यही बात पंडित पर भी लागू होती है, अगर पंडित अपने मृत्यु के बारे में महाकाल से नहीं पूछता तो शायद वो अपना जीवन बेहतर जी सकता था। वो 6 महीने में जो उसने 6 महीने राजा के यहाँ जो कैद से जीवन बिताए, अच्छे से जीवन जी सकता था। तो शायद हमारा ट्रांसप्लांट भी इसी वजह से रुका होगा। उस भविष्य में क्या होने वाला है किसको पता नहीं है। तो हमें ऐसा है कि वर्तमान को अच्छे से जीना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भविष्य किसने देखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।